अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डॉक्टर बैरीज़ क्लास। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनेलीज़ के बारे में। सेल ऑर्गेनेलीज़ आपको पता है, आपने 9th में भी पढ़ी हैं, आपने मैट्रिक में भी पढ़ी हैं और अब भी आप पढ़ने जा रहे हैं। सेल ऑर्गेनेलीज़ जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है मुझे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी लगना चाहिए। इसकी डेफिनेशन मैंने लिख दी है। In eukaryotic cell, the cytoplasm contains highly organized discrete structure having specific functions are called cell organelles। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स होते हैं, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और उन हर स्ट्रक्चर में हर स्ट्रक्चर का अपना अपना काम होता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसका अपना फंक्शन होगा, यानी ठीक है एटीपी बनाना, और राइबोसोम है तो उसका अलग फंक्शन होगा, प्रोटीन सिंथेसिस। इसी तरह बहुत सारे ऑर्गेनेलीज अपने अपने डिफरेंट फंक्शंस करते हैं। तो यही डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं? सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, सेल ऑर्गेनेलीज, जितने भी सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं वो सब मेम्ब्रेन में इनक्लोज्ड होते हैं, बट देयर आर सम सेल ऑर्गेनेलीज विच आर नॉट इनक्लोज्ड इन मेम्ब्रेन, सच एज राइबोसोम्स। अब यहाँ पर ये लिखा गया है कि सिर्फ राइबोसोम ही एक ऐसी ऑर्गेनेली है, एक ऐसी ऑर्गेनेली नहीं है कि जिसमें मेम्ब्रेन ना हो, बल्कि और भी थोड़ी और भी ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं, कुछ फ्यू, ठीक है, जिनमें मेम्ब्रेन नहीं होती। अब हमारे पास फर्स्ट ऑर्गेनेली है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक यानी एंडोप्लाज्मिक का मतलब होता है विद इन द साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर। इसी तरह ये जो है मेम्ब्रेनियस ट्यूब्यूल्स एंड सेक्स के नेटवर्क होती है, जिसको हम क्रिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर हम देख लेते हैं। ये आपके पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूक्लियर एनवेलप है। न्यूक्लियर एनवेलप के बाद आपके पास जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का स्ट्रक्चर स्टार्ट हो रहा है। और ये जो है जिसमें ये छोटे छोटे राइबोसोम्स आपको अटैच दिख रहे हैं डॉट्स की सूरत में, ठीक है, ये क्या है? ये राइबोसोम्स हैं छोटे छोटे। ठीक है, अब यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम की 2 टाइप्स आती है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम क्या होते हैं? जिनमें राइबोसोम्स अटैच होते हैं। ठीक है, ये जो राइबोसोम्स अटैच हैं ये क्या शो कर रहे हैं कि ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है। अब यहाँ पे हम देखें तो ये है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बिकॉज देयर आर नो राइबोसोम्स अटैच टू इट। तो यहाँ पे हमने शो भी हुआ है, ये रफ ईआर है एंड ये स्मूथ ईआर है। अब यहाँ पर हमारे पास जो है रफ ईआर का अगर हम फंक्शन देखें तो रफ ईआर जो है प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस 2 टाइप्स की प्रोटीन्स जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम बनाता है। नंबर 1 इज़ मेम्ब्रेन प्रोटीन एंड नंबर 2 इज़ सीक्रेटरी प्रोटीन। मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या काम है? इसके नाम से ही शो हो रहा है, वो प्रोटीन जो कि मेम्ब्रेन्स बनाए। जैसे कि फॉर एग्जांपल अब ये सेल है, इसकी अगर मेम्ब्रेन किसी वेजिकल या किसी पार्टिकल के अंदर आने से यहाँ पे जो है क्या होगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी मेम्ब्रेन की। अब मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करेगी, यहाँ आएगी और इस पार्ट को, इस एरिया को दोबारा रीजेनरेट कर देगी, जिसकी वजह से जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो दोबारा ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है सीक्रेटरी प्रोटीन। सीक्रेटरी प्रोटीन क्या होती है? जो अदर देन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होंगी उसको हम सीक्रेटरी प्रोटीन्स को कहेंगे। फॉर एग्जांपल कैरेटिन प्रोटीन है जो कि हमारे बाल बनाती हैं और नेल्स, ठीक है, और एल्ब्यूमिन है, और ठीक है बहुत सारी प्रोटीन्स हैं, मतलब अदर देन मेम्ब्रेन प्रोटीन्स जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो सीक्रेटरी प्रोटीन्स में आ जाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्मूथ ईआर। अब यहाँ पे स्मूथ ईआर का जो है एक से ज़्यादा काम होता है। ये जो है
एक तो ये लिवर में ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करने में हेल्प करता है। दूसरा, स्मूथ ईआर में जो है राइबोसोम्स इसमें अटैच नहीं होते। इसके अलावा स्मूथ ईआर लिपिड्स फॉर्मेशन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है ड्रग्स को। और क्या करता है? अच्छा, स्मूथ ईआर जो है वेसिकल्स बनाता है, ठीक है। वेसिकल्स इन विच लार्ज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द सेल, ठीक है। क्या बनाता है ये? फॉर्म वेसिकल। इसके अलावा स्मूथ ईआर जो है स्टोर करता है कैल्शियम आइंस को। कैल्शियम आइंस को ये इसलिए स्टोर करता है कि जो हमारी स्केलेटल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है उसमें जो नीड हमें चाहिए होती है, मतलब जो मसल्स हैं अब वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं स्केलेटल मसल्स, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्शन किसकी वजह से करेंगे? कैल्शियम आइंस की वजह से। अगर यहाँ पर अभी मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है ट्राई कर करके थोड़ी देर में चीज़ें खा लूँ, उसके बाद दोबारा लेक्चर दूँगी। हेलो गाइस, अब आपको इन दोनों कोकोमोस में से कोई एक को चूज़ करना है। आपके पास सिर्फ 3 सेकेंड्स है। 3, 2, 1। तो अगर जिन लोगों ने ये वाला सिलेक्ट किया है तो वो कुछ देर में हैरान होने वाला है, और अगर जिसने ये वाला सिलेक्ट किया है वो स्माइल करेगा। करो भाई, स्माइल करो। वेलकम बैक गाइस, अब पक्का वाला आ गए हैं। अब हम कंटिन्यू करते हैं अपने लेक्चर को। तो हमने कहा था कि भाई स्मूथ ईआर कैल्शियम आइंस को स्टोर करते हैं, उनका क्या प्रोसेस होता है। अब यहाँ पर इनके कैल्शियम आइंस को स्टोर करने की वजह ये है कि जो हमारे पास स्केलेटल मसल्स होते हैं, स्केलेटल मसल्स में क्या हो रही होती है? कॉन्ट्रैक्शन हो रही होती है। अब उस कॉन्ट्रैक्शन को होने के लिए कैल्शियम आइंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जहाँ पर ये जो स्केलेटल मसल्स हैं यहाँ पर स्मूथ ईआर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो इसलिए क्योंकि स्मूथ ईआर कैल्शियम आइंस स्टोर करते हैं और वहाँ पर कैल्शियम आइंस की नीड होती है फॉर कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये स्मूथ ईआर के हमने कुछ फंक्शंस लिखे हैं, इसको आप डिस्क्राइब कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट हमारे पास अब आती है कुछ टर्मिनोलॉजीज। नंबर 1 है ट्रांसक्रिप्टिव ईआर एंड नंबर 2 है ट्रांसपोर्ट वेसिकल। ठीक है, अब इन दोनों को समझते हैं डायग्राम के जरिए। यहाँ पर हमारे पास रेटिकुलम आ गया है, ठीक है। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि भाई इसमें ट्रांसक्रिप्टिव ईआर क्या है। जैसा कि आपको पता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन सिंथेसिस करता है। अब फॉर एग्जांपल इसने यहाँ से एक प्रोटीन बनाई। अब जो प्रोटीन यहाँ से इसने बनाई है वो मेम्ब्रेन को ब्रेक करके बाहर आएगी, ठीक है। जाहिर सी बात है जो मेम्ब्रेन है इसके ऊपर इसको ब्रेक करेगी प्रोटीन एंड देन इसके बाहर आएगी। अब वो जगह, वो लोकेशन, वो एरिया जहाँ से वो प्रोटीन बाहर आई है, ठीक है, ईआर की वो मेम्ब्रेन का वो पार्ट जो ब्रेक हुआ है या फिर जहाँ से वो प्रोटीन बाहर आई है उस पार्ट को हम कहेंगे, उस एरिया को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्टिव ईआर, ठीक है। ट्रांसक्रिप्टिव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम बात करेंगे ट्रांसपोर्ट वेसिकल की, ठीक है। ट्रांसपोर्ट वेसिकल, अब जो प्रोटीन आपके पास बाहर आई है वो प्रोटीन जाहिर सी बात है वो डायरेक्टली तो बाहर नहीं आएगी, वो वेसिकल की फॉर्म में आएगी, ठीक है। ये वेसिकल है, अब इस फॉर्म में प्रोटीन बाहर आ गई। अब इस वेसिकल को क्या कहेंगे हम? ट्रांसपोर्ट वेसिकल। तो बहुत ही इजी टर्मिनोलॉजी है।
तो अगर हम दोबारा से प्रोटीन की डायरेक्शन को देखें तो वो सबसे पहले रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बाहर आएंगी, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएंगी। अभी जो हमने वेसिकल बनाया था वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाएगा, फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से वो कहाँ जाएगा, गोल्जी अपैरेटस में या गोल्जी बॉडीज में। ठीक है। अच्छा, जो नेक्स्ट हम ऑर्गेनेली की बात करने वाले हैं वो है राइबोसोम। राइबोसोम राइबोसोम भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली है सेल के अंदर। इसके भी हम कुछ पॉइंट्स बनाते हैं। राइबोसोम्स जो हैं स्फेरिकल शेप में होता है, ठीक है, स्फेरिकल ग्रैन्युलर शेप में होती है, यानी स्फेरिकल शेप और ग्रैन्युलर जो है ग्रैन्यूल्स से निकला है, जो छोटे छोटे आप कह सकते हैं साइटोप्लाज्म में भी ग्रैन्यूल्स होते हैं, और ग्रैन्यूल्स यानी छोटे छोटे दाने टाइप स्ट्रक्चर्स। ठीक है, जैसे एक सॉल्यूशन है और इसमें छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स होंगे, उसको हम कहते हैं ग्रैन्युलर सॉल्यूशन। तो इसी तरह राइबोसोम्स भी ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, उसमें ग्रैन्यूल्स मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम ये बात करेंगे कि राइबोसोम्स जो हैं 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो कि आपको पता है। 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट करते हैं। पहली जो है किस तरह एग्जिस्ट करेंगे, साइटोप्लाज्म में डायरेक्टली डिस्पर्स्ड हो जाएंगे, फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपने देखा होगा सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे डॉट्स लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं कि भाई वो राइबोसोम्स है। ठीक है, और दूसरा ये कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं ये। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि राइबोसोम्स एग्जिस्ट इन 2 फॉर्म्स। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास राइबोसोम्स की कंपोजिशन आती है। राइबोसोम्स जो हैं इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए से बने हुए होते हैं। प्रोटीन और आरएनए से क्यों, प्रोटीन और आरएनए से ही क्यों बने हुए होते हैं, ये हम अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट, ये राइबोसोम्स जो हैं प्रेजेंट होते हैं प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स, यानी दोनों में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। राइबोसोम्स के सब यूनिट्स भी 2 होते हैं। ठीक है, फॉर्म 2 फॉर्म्स में एग्जिस्ट भी करते हैं और 2 इनके सब यूनिट्स भी होते हैं। ठीक है, 2 सब यूनिट्स अब कौन कौन से होंगे, एक लार्ज होगा और एक स्मॉल होगा। ठीक है, वो मैं आपको डायग्राम में अभी समझा दूँगी। अच्छा, ये दोनों सब यूनिट्स जो है ना एक दूसरे से अटैच हुए हुए होते हैं। अब वो किस तरह से अटैच हुए हुए होंगे, उसमें मैग्नीशियम बॉन्डिंग होती है, उनमें ना आरएनए और प्रोटीन का ही कोई काम होगा, कोई कॉम्बिनेशन होगा। ठीक है, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, राइबोसोम्स जैसा कि आप सबको पता है क्या बनाता है, प्रोटीन फॉर्म करता है, साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्या हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है। अच्छा, अगर हमने कंपोजिशन की बात करी कि भाई ये प्रोटीन और आरएनए से बनी हुई होती है, तो हम अगर इनके नाम की बात करें, ठीक है, राइबोसोम्स जो हैं एक तो प्रोटीन से बनी हुई होगी। कौन सी प्रोटीन होगी, अगर किसी ने पूछ लिया तो आपको ये नाम पता होना चाहिए, राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। राइबोन्यूक्लियो प्रोटीन। अब ये नाम याद करने का इजी तरीका ये है, राइबो यानी राइबोसोम की प्रोटीन है, न्यूक्लियो क्यों दिया हुआ है, क्योंकि राइबोसोम्स को कौन बनाता है, न्यूक्लियस बनाता है, मेड बाय न्यूक्लियस। ये मैंने नहीं बताया था शायद। यस, तो राइबोसोम्स जो है न्यूक्लियस से बनते हैं, तो राइबोन्यूक्लियो, और प्रोटीन है तो प्रोटीन। ठीक है, ये नाम याद हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास आरएनए। आरएनए कौन सा होता है, राइबोसोमल आरएनए।
ठीक है, राइबोसोम का आरएनए तो आपको राइबोसोमल आरएनए कहना होगा। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करने वाले थे कि भाई ये जो 2 सब यूनिट्स होते हैं राइबोसोम्स के, वो दोनों एक दूसरे से अटैच होते हैं, स्मॉल सब यूनिट एंड लार्ज सब यूनिट। अगर हम इनके डायग्राम बनाएं तो ये कुछ इस तरीके से होंगी, और एक नीचे वाली, ठीक है। ये 2 सब यूनिट्स हैं, लार्ज सब यूनिट और ये है स्मॉल। अब हमें बताया था कि ये दोनों जो हैं एक दूसरे से कंबाइन होती हैं। वो कैसे कंबाइन होते हैं, उनके कंबाइन होने के कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है। उनकी कंबाइन एक होती है मैग्नीशियम बाउंडिंग, ठीक है। यहाँ पर मैग्नीशियम 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 इस तरह से जो है ना, दोनों में मैग्नीशियम जो है मौजूद होता है, जिसकी वजह से मैग्नीशियम एक दूसरे से बॉन्डिंग कर लेते हैं। और एक तो ये रास्ता हो गया कि भाई इन दोनों की बॉन्डिंग की वजह से ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं। दूसरा है प्रोटीन और आरएनए की वजह से। अब क्या हो रहा है, लार्ज भी प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ है, ठीक है, लार्ज राइबोसोम भी, और स्मॉल भी प्रोटीन और आरएनए से बना हुआ है। अब ये बात आपको बहुत तवज्जो से सुननी है। लार्ज वाले जो सब यूनिट है उसका जो है आरएनए काम करता है, और स्मॉल वाला जो सब यूनिट है उसकी प्रोटीन काम करती है। यानी इस आरएनए से फॉस्फेट ग्रुप जाएगा, ठीक है। कौन सा ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप। और ये प्रोटीन से अमाइनो एसिड। तो ये लार्ज सब यूनिट के आरएनए से फॉस्फेट ग्रुप, स्मॉल सब यूनिट की प्रोटीन से अमाइनो एसिड, दोनों में क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे से बॉन्ड बना लेते हैं। तो इसको हम ये भी कहते हैं कि भाई सॉल्ट बॉन्ड, ठीक है। तो ये इसकी दूसरी वजह है इन दोनों के कंबाइन होने की, और इन दोनों को हम एक साथ भी लिख सकते हैं बोथ, ठीक है। तो मैग्नीशियम बॉन्डिंग, सॉल्ट बॉन्डिंग, इन 2 बॉन्डिंग की वजह से लार्ज सब यूनिट एंड स्मॉल सब यूनिट जो राइबोसोम्स के हैं वो दोनों एक दूसरे से कंबाइन हुए हैं। उसके बाद हमारे पास है पॉलीजोम एंड पॉलीराइबोसोम। ये दोनों एक ही चीज़ हैं, ठीक है। इनको हम पॉलीजोम भी कहते हैं और पॉलीराइबोसोम भी कहते हैं। इससे पहले हम कुछ और चीज़ समझ लेते हैं। आपको पता है प्रोटीन्स कैसे बनते हैं, जब बहुत सारे अमाइनो एसिड्स एक दूसरे से कंबाइन होंगे तो वो एक प्रोटीन बना लेते हैं, ठीक है। इसी तरह और भी चेंज होती हैं, बहुत सारी लिपिड्स मिलकर क्या बनाते हैं, फैटी एसिड्स, ठीक है। इस तरह से ना बहुत देयर आर मैनी कंडीशंस, ठीक है। बहुत सारी कंडीशंस में ये होता है कि सेम मॉलिक्यूल्स मिलकर एक डिफरेंट मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो पॉलीजोम एंड पॉलीराइबोसोम में भी कुछ इसी तरह का काम है। यहाँ पर बस कंडीशन क्या है, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस, जब प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान क्या होता है, जब अच्छा एक राइबोसोम अगर अटैच होगा मैसेंजर आरएनए से, ठीक है, एक ही मैसेंजर आरएनए से, तो वो क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड। तो वो क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड, 1 पॉलीपेप्टाइड। इसी तरह अगर बहुत सारे राइबोसोम्स हो, यानी फॉर एग्जांपल 50 राइबोसोम्स है, ठीक है, 50 राइबोसोम्स, लेकिन एक ही मैसेंजर आरएनए से जाकर वो अटैच हो रहे हैं, तो यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड की ही सेम कॉपी बनेगी, लेकिन एक से बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी कि पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम में भी यही होता है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान सेवरल राइबोसोम्स attached to
only one messenger RNA molecule resultantly क्या होता है, many copies of same polypeptide is formed। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीजोम और पॉलीराइबोसोम। अच्छा, एक लास्ट चीज़ बता देते हैं, उसके बाद लेक्चर ख़त्म हो जाएगा। राइबोसोम्स बेसिकली ना सेल के अंदर बहुत ही ज़्यादा छोटी यूनिट होती है, ठीक है। तो एक बायोलॉजिस्ट आप कह सकते हैं, जिनका नाम था सईद बर्ज ने क्या किया, राइबोसोम की यूनिट निकाल ली, ठीक है। राइबोसोम की यूनिट निकाल ली, जो कि अपने नाम से उन्होंने निकाल ली एस, ठीक है। राइबोसोम्स के साइज़ को जब हम शो करते हैं तो उसके आगे यूनिट लगाते हैं एस, ठीक है। तो अगर हम यूक्रियोट्स की बात करें तो यूक्रियोट्स में लार्ज साइज़ के राइबोसोम्स होते हैं, जो कि होते हैं 80S साइज़ के, और प्रोक्रियोट्स में 70S साइज़ के। तो ये आपको MCQs में पूछा जा सकता है आपसे, तो ये याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आज का लेक्चर हमारा ख़त्म हो जाता है, और ये E और P जो मैंने लिखा है ये यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक को शो कर रहा है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। और मैं एक बार आप लोगों को डायग्राम भी दिखा देती हूँ राइबोसोम्स की। ये देखें, ये राइबोसोम्स क्या सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट और एक लार्ज सब यूनिट। ये दोनों यहाँ पे ये शो कर रहे हैं कि ये दोनों जो है अटैच हो जाते हैं और ये बना देते हैं राइबोसोम। अब ये दोनों किससे अटैच हुए हैं, एक है मैग्नीशियम बॉन्डिंग और दूसरी सॉल्ट बॉन्डिंग, जो कि हमने पढ़ ली, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। कोई भी क्वेरीज़ हो, क्वेश्चंस हो तो आप ज़रूर पूछ लीजिएगा।